जन्म हुआ आपका लखनऊ में जी और राजनीति स्टार्ट किया श्रावस्ती से। जी। मुझे लगता है डिस्टेंस लखनऊ ज़्यादा और लंबा ले लिया। हम श्रावस्ती एक बार ऐसे ही घूमने गए थे किसी के साथ, ओके। तो जब गए तो देखा कि यहाँ केवल सड़कें बनी हैं। हाँ, सड़कें हमारे ज़िले में बहुत बढ़िया बनी, उतनी शायद किसी और ज़िले में उतनी अच्छी सड़कें होंगी ना, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं, ओके। रेल मार्ग नहीं है, बसें ना के बराबर चलती थी जब हम गए थे। तो मुझे लगा कि यहाँ यार कुछ करना चाहिए, ये बहुत पिछड़ा है। मतलब लखनऊ से आप अगर श्रावस्ती जाओ तो ये लगता है कि ये कुछ बहुत ही नई जगह आ गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ कभी, और ना रोज़गार है लोगों के पास, पर्याप्त ज़मीनें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है श्रावस्ती में। सर जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे जी, हमने पाया कि मानवेंद्र जी जहाँ पे जाते हैं, जिस भी कंट्री जाएं, जिस भी स्टेट में जाएं, वहाँ उनकी निगाहें सबसे पहले बिजनेस पे पड़ती हैं। पता नहीं क्यों एक कीड़ा है दिमाग में, जहाँ भी जाता हूँ तो पहले देखता हूँ कि ये कंट्री आधारित किस चीज़ पे है। और आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे मैक्सिमम देश जितने हैं सब बिजनेस और बिजनेस व्यापारी और व्यापारों पे ही आधारित है। बिल्कुल। 2027 की तैयारी है। तैयारी तो हमारी हर समय रहती है पार्टी का, ये कल चुनाव लड़ लो तो कल लड़ लेंगे। क्या बात है। ये सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिक्स चुनने की वजह से बिजनेस आसान हो जाता है। राजनीति करने का मकसद केवल यही है कि मैं श्रावस्ती में जो कुछ करना चाहता हूँ वो अपने बिजनेस से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तब आदमी बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी संघर्ष हम खड़े रहेंगे। श्रावस्ती की वो बड़ी उम्मीदियाँ मानवेंद्र सिंह जी के साथ क्या है कि जो उम्मीद करती है वहाँ के लोग क्यों आपको पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने बगैर किसी पद पे रहे लोगों की मदद की है, उनके साथ रहा हूँ हमेशा। बात कर रहे थे, मैंने जब पहली बार पटेल मानवेंद्र सिंह की फोटो देखा तो मुझे लगा ये लुक कुछ साउथ वाला है, मतलब एकदम जैसे पुरानी मूवियाँ आती थी, वो ठाकुर वाला लुक ऐसा है। ठाकुर की विलन सर अक्सर पहले ठाकुर ही विलन बनते थे। अच्छा हाँ, ये भी बात ठीक है। संजय दत्त के हम बहुत बड़े फैन हैं, संजू बाबा के। ओके। कभी पिक्चर वगैरह का शौक नहीं चढ़ा कि यहाँ जाना चाहिए मूवी में? हाँ सोचा तो नहीं, आज आप कह रहे हैं तो एहसास हो रहा कि यार ये भी कर सकते थे। तो जब श्रावस्ती हमारा राजनीतिक क्षेत्र था, वहाँ जब बढ़े तो मुझे भी लगा कि यार लोग फंसे हुए हैं, उनके पास खाने को राशन नहीं है, घरों में पानी भर गया है, और तो कैसे क्या उनको है, खाने पीने को नहीं है, दवाएं हैं कि नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पानी में भीग के हाथ पैर सब कटने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो मैंने कहा ये सब उनके पास कोई जा नहीं रहा, कोई पहुँचा नहीं रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जितनी व्यवस्था है मैं उतना ही करूँगा। और कई 100 गांव हम लोग गए, करीब 15 दिन कंटिन्यूअस, सुबह से शाम तक ही पॉसिबल हो पाता। श्रावस्ती क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ है, और नेपाल में जब भी पानी बढ़ता है तो उनकी भी मजबूरी, उनको पानी छोड़ना पड़ता है, वरना उनके क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। और जब भी पानी छोड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। हमारे क्षेत्र में जब आती है तो श्रावस्ती, बलरामपुर और यहाँ तक गोरखपुर तक प्रभावित होता है। हाल केवल सोचिए कि हर्षोल्लास से नौ दुर्गा पूजन चल रहा था, रोज़ माता जी की आरती हो रही थी, रोज़ फूल प्रसाद फल मेवा चढ़ रहा था, और अब माता जी की मूर्ति अस्त व्यस्त वैसे ही पड़ी है, न विसर्जन हो पा रहा है, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, उनके गाय भैंस जानवर बह गए बाढ़ में, मर गए बाढ़ में। हम पुराना कुछ भी नहीं मिस करते हैं। दोज वेयर डेज एंड दोज वेयर द गोल्डन डेज, और जो आएंगे वो भी गोल्डन ही आएंगे, हम इसमें क्या रहते हैं। देखिए श्रावस्ती में ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीनें सस्ती हैं, तो मैं चाहता हूँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बने। इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो नौकरी बढ़ेगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्रावस्ती से एक नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत तरीके से जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा खोला जाए, जैसे रुपैडिया बॉर्डर खुला है। तो उस श्रावस्ती की जनता को कोई एक भरोसा जो आप दिलाना चाहें कि बस इसके लिए रुक जाऊँ, इसके बाद सब कुछ मैं करके दूंगा तुम्हारे लिए। हाँ, मैं जिस दिन आऊँगा पद पे उस दिन काम करके दिखाऊंगा, और उस दिन राजनीति का स्तर श्रावस्ती का उठा के वहाँ पे लाके खड़ा कर दूंगा कि वहाँ आदमी अगर राजनीति करने के लिए सोचेगा तो सिर्फ उसको सेवा करनी होगी जनता की, और उतनी करनी होगी जितनी मैं करके दिखाऊंगा, और तब तो आदमी राजनीति में आए वरना ना आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है जो लखनऊ में जन्मे लेकिन अपनी कर्मभूमि श्रावस्ती को बना लिया। साथ ही 2019 से सक्रिय पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ कर रहे हैं। हालांकि 2024 में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन हाँ 2027 के लिए जोरों तोरों से तैयारी चल रही है। आज हमारे साथ पटेल मानवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। नमस्कार सर, सबसे पहले जानेंगे आज पॉडकास्ट में कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा टेंशन भी लग रही है। पहली बार चीज़ें होती तो
हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस मतलब लगता है। 100%। सर सबसे पहले कि जन्म हुआ आपका लखनऊ में जी और राजनीति स्टार्ट किया श्रावस्ती से। जी। मुझे लगता है डिस्टेंस कुछ ज़्यादा लंबा ले लिया आपने। पिताजी का व्यवसाय लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती है। पिताजी की जन्मभूमि बाराबंकी है, पर उनकी कर्मभूमि बहराइच हुई। ओके। सन 1987 में वो बहराइच गए थे और फिर हम लोग वहीं, उसके बाद जन्म हुआ, वहीं रहे, वहीं से पढ़ाई लिखाई की। तो वहीं के होके रह गए हम लोग से। बाराबंकी वगैरह तो छूट गया। अब क्योंकि लखनऊ में भी व्यवसाय है तो लखनऊ में घर भी है। अब मेरा बच्चा यहीं पढ़ता है, बेटा यहीं लखनऊ में पढ़ता है, पत्नी भी यहीं रहती है, उनका व्यवसाय लखनऊ में। और हम श्रावस्ती एक बार ऐसे ही घूमने गए थे किसी के साथ। ओके। तो जब गए तो देखा कि यहाँ केवल सड़कें बनी हैं। हाँ, सड़कें हमारे ज़िले में बहुत बढ़िया बनी है। उतनी शायद किसी और ज़िले में उतनी अच्छी सड़कें हों भी ना, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं। ओके। रेल मार्ग नहीं है। बसें ना के बराबर चलती थी जब हम गए थे। तो मुझे लगा कि यहाँ यार कुछ करना चाहिए, ये बहुत पिछड़ा है। मतलब लखनऊ से आप अगर श्रावस्ती जाओ तो ये लगता है कि ये कुछ बहुत ही नई जगह आ गए, यहाँ कुछ नहीं हुआ कभी। और ना रोजगार है लोगों के पास, पर्याप्त ज़मीनें हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है श्रावस्ती में। तो मुझे लगा कि अपने पास से तो कर नहीं पाऊंगा इतना कुछ, बिल्कुल सही बात। सरकार का सहारा चाहिए, और सरकार का सहारा चाहिए तो सरकार में होना चाहिए। तो लगा कि राजनीति करनी चाहिए। सर जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे जी हमने पाया कि मानवेंद्र जी जहाँ पे जाते हैं, जिस भी कंट्री जाएं, जिस भी स्टेट में जाएं, वहाँ उनकी निगाहें सबसे पहले बिजनेस पे पड़ती हैं। अब क्योंकि पिताजी व्यापारी हैं और शुरुआत से घर में बिजनेस देखा, राजनीति भी देखी। मतलब ताऊ जी, चाचा सब राजनीति में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान में भी चेयरमैन हैं। तो और पिताजी को शुरुआत से व्यवसाय करते देखा। तो पता नहीं क्यों एक कीड़ा है दिमाग में कि जहाँ भी जाता हूँ तो पहले देखता हूँ कि ये कंट्री आधारित किस चीज़ पे है। और आप कहीं भी जाएंगे तो देखेंगे मैक्सिमम देश जितने हैं सब बिजनेस और बिजनेस व्यापारी और व्यापारों पे ही आधारित है। बिल्कुल। तो हर जगह जाने के बाद मुझे ये लगता है कि यहाँ कौन सा व्यापार सबसे अच्छा, और या कभी मेरा मन किया तो क्या यहाँ व्यापार किया जा सकता है, किया जा सकता है तो कौन सा व्यापार किया जा सकता है। क्या बात है। तो इसलिए हर जगह पहुँचने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले यही है। सर मैंने देखा कि आप 2019 से राजनीति में सक्रिय हैं, फिर भी क्या कहीं ऐसा लगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिलनी थी पार्टी ने, क्या एक सही नेता खो दिया था टिकट देने के लिए, या कुछ ऐसा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल ट्रू। तो मैं पार्टी से ऊपर नहीं, पार्टी का जो मन था वो पार्टी ने किया। उसके लिए नहीं लगा पार्टी को कि हमको लड़ाना चाहिए तो नहीं लड़ाया, और जब पार्टी को लगेगा कि हमको लड़ाना चाहिए तब लड़ाएगी, और तब हम लड़ेंगे, सशक्त रूप से लड़ेंगे। 2027 की तैयारी है? तैयारी तो हमारी हर समय रहती है। पार्टी कही कल चुनाव लड़ लो तो कल लड़ लेंगे। क्या बात है, हमेशा एकदम एक्टिव। हमेशा। सर राजनीति ही क्यों चूज किया? क्योंकि आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बिजनेस फेवरेट भी है, जहाँ भी आप जाते हैं आप बिजनेस को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स क्यों? क्या ऐसा कुछ लगा कि जो बिजनेस में नहीं कर सकते वो पॉलिटिक्स में कर सकते हैं, या सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिक्स चुनने की वजह से बिजनेस आसान हो जाता है? नहीं, बिजनेस तो पहले से बहुत बड़ा है, बहुत सारे बिजनेस में हैं हम लोग इन्वॉल्व, बहुत बड़ा बिजनेस है। हम लोगों की जितनी आकांक्षाएं हैं सब बिजनेस से पूरी हो रही हैं, पूरे परिवार की। राजनीति करने का मकसद केवल यही है कि मैं श्रावस्ती में जो कुछ करना चाहता हूँ वो अपने बिजनेस से नहीं कर सकता हूँ। ओके। उसके लिए हम सरकार में जब होंगे या विधायक या सांसद होंगे तो हम विधानसभा में जाके या दिल्ली जाके जब अपनी बातें रखेंगे श्रावस्ती को लेकर, वो वहीं से पूरी हो सकती है, वो हम अपने पास से नहीं पूरी कर पाएंगे। मैंने सुना है आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी टिकट मांगा था? जी, मांगा था। क्या रीज़न रहा?
सेंट्रल जाके क्योंकि हमारा जो श्रावस्ती क्षेत्र है वो नेशनल बॉर्डर भी है नेपाल के साथ। ओके। तो मंशा ये थी कि संसद में जब बैठेंगे तो नेशनल लेवल की बात अगर करनी है तो वो संसद से ही बैठ के कर पाएंगे, बड़ी बात, बिल्कुल सही बात, ट्रू। क्योंकि दिल्ली से ही दूसरे देशों के कनेक्शन हैं या बातचीत होती है दूसरे देशों को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही हो सकती है। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया शुरुआती राजनीति जीवन में? क्या कुछ बड़ी चुनौतियां आई आपके लाइफ में, या बीच में कहीं ऐसा लगा हो कि यार राजनीति मुझे लग रहा है छोड़ देना चाहिए, बिजनेस ही मेरे लिए परफेक्ट? हाँ बिल्कुल लगा, शुरुआती दौर में बहुत बार लगा, क्योंकि तब आदमी बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं देता था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी संघर्ष, हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो खड़े रहे। कई बार सभाओं में जनता के बीच कई बार नहीं पहचानते थे या नहीं मानता उनका कि इनको कुर्सी दी जाए। कष्ट होता था थोड़ा बहुत। लेकिन सर अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो गुण थे, आप में वो क्वालिटी थी, जो मैंने सर्च किया आपके बारे में, कि आपको पार्टी टिकट देना चाहती थी कि कुछ बाधाओं की वजह से रुक गया, या आपको जेन्युइनली कुछ ऐसा रीज़न लगता है जिसकी वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया? अब क्योंकि 24 के चुनाव के समय बड़ा पार्टी के साथ भी बहुत सारा संघर्ष था। पार्टी को भी ये सोचना था कि हमें मैक्सिमम सीटें जीतनी हैं। बिल्कुल। तो जो रणनीति बनी उस हिसाब से उस समय टिकट बटे और उसी में मेरा नाम कटा, या पार्टी को लगा कि नहीं मानवेंद्र को भी रुकना पड़ेगा, तो ठीक है मानवेंद्र रुके हुए हैं। श्रावस्ती जैसे तो बहुत सारे ऐसे जिले थे, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहाँ आप जा सकते थे, लेकिन श्रावस्ती में से कुछ क्वालिटी आपको दिख रही थी? क्योंकि पिछड़ा इलाका बहुत सारा है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि श्रावस्ती और बलरामपुर से ज़्यादा पिछड़ा मैंने कहीं देखा पूरे उत्तर प्रदेश में। ओके। और जितना काम किया जा सकता है वहाँ, वो शायद मुश्किल है और कहीं। मौजूदा पार्टी के लोग नहीं कर पा रहे हैं वो काम? नहीं, कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ना कर रहे होते तो जो है वो भी ना होता। सर जब आपको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, क्या पार्टी के लिए मन में कोई फील आया कि शायद पार्टी मेरे लिए अच्छी ना हो, या ऐसा कुछ मन में फील आ रहा था? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं आया। सर आपको टिकट नहीं मिला, आपकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने किसी और को टिकट दिया होगा जी। क्या वो जीत के आए थे वहाँ से? नहीं, साकिब भैया को टिकट दिया था और साकिब भैया हार गए थे। क्या आपको लगता है अगर अब वो टिकट आपको मिलता तो कुछ जीत हो सकती थी? शायद। श्रावस्ती की वो बड़ी उम्मीदियां मानवेंद्र सिंह जी के साथ क्या है, कि जो उम्मीद करती है वहाँ के लोग क्यों आपको पसंद करते हैं? क्योंकि मैंने बगैर किसी पद पे रहे लोगों की मदद की है, उनके साथ रहा हूँ हमेशा। सुख में नहीं तो लेकिन दुख में ज़रूर खड़ा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि आज भी जब भी व्यापार को अपना समय देकर जब समय मिले तो अपने क्षेत्र में रहूँ, अपने लोगों के साथ रहूँ, उनकी बातें सुनूँ, समझूँ, श्रावस्ती के लिए सोच सकूँ कि यहाँ क्या क्या किया जा सकता है। सर जब हम पॉडकास्ट के लिए एज अ गेस्ट आपको इनवाइट कर रहे थे तो हम अपनी टीम के साथ बैठ के बात कर रहे थे। मैंने जब पहली बार पटेल मानवेंद्र सिंह की फ़ोटो देखा तो मुझे लगा ये लुक कुछ साउथ वाला है, मतलब एकदम जैसे पुरानी मूवियाँ आती थी, वो ठाकुर वाला लुक ऐसा है। ठाकुर की विलन? सर अक्सर पहले ठाकुर ही विलन बनते थे। अच्छा, हाँ ये भी बात ठीक है। तो सर ये लुक के पीछे क्या राज था? क्यों मतलब ऐसा लुक मैंने देखा कि आप जब चलते थे दाढ़ियाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास और साइड में बाल, बीच में बाल, ये लुक क्या, मतलब कुछ दिखाना चाहते थे? नहीं, कुछ भी नहीं दिखाना चाहते थे। अब जब बाल कम हुए शुरुआती दौर में तो फोटो अच्छी नहीं आती, तो हमने कहा बाल कटवा देते हैं। फिर मूछ बड़े करते हैं? नहीं, दाढ़ी मूछ तो शुरुआत से रखने का शौक था, शुरुआत से, जब से आई है तब से है ही। क्लीन शेव बहुत कम ही रही। सर मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जी, और ये है आपकी एक पिक्चर जो शायद बहुत पुरानी है। अपने कैमरा पर्सन जाएंगे इस एक बार जूम करके उनको दिखा दें। सर ये पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? दौर था वो भी। सर मतलब ये लुक एकदम पूरा सिंघम वाला। मैं बताया तो शुरुआत से शौक था, दाढ़ी मूछ हमेशा से रही और डील डॉल भी लंबी चौड़ी थी, तो लोगों ने जैसा जैसा सजेस्ट किया कि भाई ऐसे रहो तो वैसे रहे। कभी पिक्चर वगैरह का शौक नहीं चढ़ा कि यहाँ जाना चाहिए? मूवी में
हाँ, सोचा तो नहीं, आज आप कह रहे हैं तो एहसास हो रहा एहसास हो रहा है कि यार ये भी कर सकते थे। मूवी देखना पसंद है? हाँ, मूवी खाली रहता हूँ तो टाइम मिलता है तो बस मूवी ऐसी कोई मूवी है जिसको आप देखे हो 2-3 बार, मजा आई हो जिसमें? बहुत सारी है। संजय दत्त के हम बहुत बड़े फैन हैं, संजू बाबा के, ओके। तो उनकी मूवियाँ तो मुझे लगता है मैंने 5-5, 8-8 बार देखी होंगी। सर अगर पार्टी आपको मौका देती है जी। तो श्रावस्ती के लिए आप कौन से बड़े काम करेंगे? बहराइच से एक बॉर्डर है नेपाल का, रुपैलिया बॉर्डर। हम्म। तो मैं प्रयास करूंगा कि श्रावस्ती से भी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर जुड़ा है, तो एक ऐसा बॉर्डर श्रावस्ती से बनाया जाए जिससे वहाँ जो व्यापार करने वाला है वो व्यापार करेगा, और व्यापार जो करेगा उसे लोगों को रखना पड़ेगा व्यापार करने के लिए। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत खुलेंगी। रुपैलिया बॉर्डर से डेली का कईयों 100 करोड़ का व्यापार है, तो लोगों ने व्यापार कर रखा है, लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। तो जब व्यापार बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, तो आदमी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो रोटेशन ऑफ मनी है वो शुरू होगा, और जब वो शुरू होगा तो अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। सर आप बिजनेसमैन हैं, आप मुझे बिजनेस की कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं जिसमें आज के युवा वर्क कर पाए और उनको सक्सेस मिले? अब तो एमएसएमई, हमारी सरकार एमएसएमई को बहुत बढ़ावा दे रही है, तो आज के युवा चाहें तो एमएसएमई के द्वारा बहुत ही कम ब्याज पे लोन हैं, बहुत सारे व्यापार हैं जिसमें सब्सिडी दे रही है सरकार, तो उन सब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सर श्रावस्ती में आज के किसान कैसे हैं? क्या उनको वो एमएसपी मिल पा रही है या उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए? नहीं, अभी तो पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप? बताया तो मैंने कि कनेक्टिविटी बहुत कम है। किसान अपना व्यापार या अपना सामान नहीं सेल कर पा रहा अच्छी रेटों में? सेल तो कर ले रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें किसी बड़े शहर से, तो अब क्योंकि श्रावस्ती में किसानी ही एक बड़े पैमाने पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ बेरोज़गार और लिटरेसी सब कम है, और बिजनेस भी बहुत कम है, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, तो मेजर तो मैंने जो देखा है वो किसानी पे ही आधारित है। श्रावस्ती के लोग कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर किया जा सकता है। सर मैंने देखा कि श्रावस्ती में कई साल से बहुत बाढ़ आती है, 2022 में भी बहुत बाढ़ आई, और उसमें आपने ज़मीन स्तर पे लोगों की मदद किया। उसमें मैंने आपकी पिक्चर देखा कि आप पानी में भी चल रहे हैं, और जबकि आपका कपड़ा भी एकदम गंदा हो चुका है, आप पानियों में चल रहे हैं, साथ में कई लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बाढ़ जब आई तो हाँ, 1987 में जब भी फादर वहाँ गए थे, तो पहले वहाँ बाढ़ का क्षेत्र हम लोग सोचते थे कि केवल जरवल है, कैसरगंज है, जहाँ घाघरा की कटान होती थी। ओके। तो मैंने अपने पिताजी को हमेशा जाते हुए देखा लोगों के बीच में। स्वयं भी छोटा था तो कई बार नाव से गया, पानी में उतर के भी गया, लोगों को राशन पिताजी बंटवाते थे। तो उनकी सोच ये थी कि अगर मेरे पास है तो मैं मदद करूं। ओके। तो जब श्रावस्ती हमारा राजनीतिक क्षेत्र था, वहाँ जब बाढ़ आई तो मुझे भी लगा कि यार लोग फंसे हुए हैं, उनके पास खाने को राशन नहीं है, घरों में पानी भर गया है, और तो कैसे क्या उनको है, खाने पीने को नहीं है, दवाएं हैं कि नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पानी में भीग के हाथ पैर सब कटने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो मैंने कहा ये सब उनके पास कोई जा नहीं रहा, कोई पहुंचा नहीं रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जितनी व्यवस्था है मैं उतना ही करूँगा। और कई 100 गांव हम लोग गए, करीब 15 दिन कंटिन्यूअस, सुबह से शाम तक ही पॉसिबल हो पाता था, क्योंकि रात के बाद तो पानी में कुछ पता नहीं चलता भाई कहाँ गड्ढा है, कहाँ गहरा है। तो बहुत बार ऐसे गए। एक जगह तो हुआ कि हम नाव से गए, लौटे तो थोड़ा पानी उतर गया था, तो नाव वाले ने बोल दिया कि अब आपको भाई साहब उतरना पड़ेगा। तो संभवतः आप वहीं की बात कर रहे हैं कि उसने जब रास्ते में उतार दिया तो हम लोग वो पानी में कमर तक पानी था, तो चल के आए बाहर, क्योंकि वापस भी आना था, दूसरी जगह भी जाना था लोगों के पास। तो जब ये सब किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने दुआ दी, आशीर्वाद दिया,
वहीं से लोगों का प्यार मेरे लिए बढ़ने लगा और मेरा श्रावस्ती के लिए प्यार बढ़ने लगा। क्या जो लोग पार्टी में थे वो उनको नहीं दिखता था कि बाढ़ जैसी इतनी बड़ी कंडीशन बन रही है तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ किया जाए? बाढ़ को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? श्रावस्ती क्योंकि नेपाल से जुड़ा हुआ है और नेपाल में जब भी पानी बढ़ता है तो उनकी भी मजबूरी, उनको पानी छोड़ना पड़ता है, वरना उनके क्षेत्र में बाढ़ आ जाएगी। और जब भी पानी छोड़ते हैं तो हमारे क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। हमारे क्षेत्र में जब आती है तो श्रावस्ती, बलरामपुर और यहाँ तक गोरखपुर तक प्रभावित होता है। कोई व्यवस्था है? बांध बनाए जा सकते हैं ठीक से, अच्छे इंजीनियर्स को लगा के, और भी कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। तो जब कभी हम होंगे, बैठे होंगे, तब फिर मन में ऐसी सोच है आपकी? बिल्कुल सर, बाढ़ का काम ही करना है मुझे और कुछ नहीं करना भैया। बाकी तो सब है मेरे पास। मैं राजनीति से और क्या लूँगा? मैं राजनीति से केवल दे पाऊँगा, ले कुछ नहीं पाऊँगा। सर, अक्सर मैंने ऐसा देखा है कि राजनीतिक जो नेता होते हैं, गरीब परिवार उनकी ओर एक अपना माई बाप समझ के देखती है कि बड़ी उम्मीद रहती है कि हम छोटे छोटे काम हमारे रहें जो सिर्फ नेता हमारे सॉल्व कर दें। लेकिन आजकल के नेता वो भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं और बड़े पैमाने पे लोग नेताओं को गाली भी देते हैं। सब कुछ ऐसा रहता है। तो आपको क्या लगता है, नेता को ईमानदारी से काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। राजनीति, और मैं तो राजनीति केवल करना भी इसीलिए चाहता हूँ कि मुझे काम करना है। अपने पास से जो नहीं बन पाएगा वो सरकार के द्वारा करके लोगों की मदद करें, क्षेत्र का विकास करेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए मेरे पास बहुत सारे विचार हैं जिनसे क्षेत्र में निरंतर विकास हो सकता है। गरीबों के बीच रहना पसंद है? शुरुआत से रहे हैं। सर, जब आपने बाढ़ में 2022 में श्रावस्ती में गरीबों के बीच आप रहे, सर क्या कोई एक ऐसी स्टोरी है गरीब के बीच जो आज आप हमसे साझा करना चाहें, जब आपको लगा कि यार पूरे देश में इतना विकास हो गया, मोदी जी ने इतना विकास कर दिया और आज ये गांव मुझे रुला के भेज रहा है यहाँ से? एक गांव है, हमारे मित्र हैं अश्विनी वर्मा जी, उनका गांव है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो माता जी की मूर्ति अस्त व्यस्त रखी हुई थी क्योंकि नौ दुर्गा का समय था और विसर्जन होने से पहले ही बाढ़ आ गई थी। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा माता जी की मूर्ति अस्त व्यस्त है। जब उनके गांव में और लोगों से मिला तो कोई रो रहा है कि भैया हमारी गाय बह गई, कोई रो रहा है हमारी भैंस बह गई। जब वहाँ की प्रधान है जो उनके घर में गया तो देखा कि उनके घर के अंदर करीब बाढ़ की वजह से 10 फीट गड्ढा हो गया था। तो मुझे देख के बड़ा मन क्षुब्ध हो गया कि कितना कुछ चला जाता है और इनके पास तो बहुत कुछ है भी नहीं। तो इनका जो चला गया उससे ये दोबारा पाने में इनको पता नहीं कितने कई साल लगेंगे। तो वहाँ गया, वहाँ फिर मैं कई बार गया देखने, लोगों से मिलने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जो मैं पूरी कर सकता हूँ तो मैं अपने पास से पूरी करूँगा। तो वो आप स्थल केवल सोचिए कि हर्षोल्लास से नौ दुर्गा पूजन चल रहा था, रोज माता जी की आरती हो रही थी, रोज फूल प्रसाद फल मेवा चढ़ रहा था और अब माता जी की मूर्ति अस्त व्यस्त वैसे ही पड़ी है, न विसर्जन हो पा रहा है, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं बचा, उनके गाय भैंस जानवर बह गए बाढ़ में, मर गए बाढ़ में, उनकी जो मोटरसाइकिल है वो बाढ़ में डूब के ख़राब हो गई, कुछ की साइकिलें बह गईं। तो बड़ी ख़राब स्थिति थी, लेकिन लोग वहाँ के मजबूत हैं, बस एक अच्छी बात है। आप मानते हैं कि राजनीति में भाषण ही नहीं बल्कि गरीबों के साथ खड़े होना ही ज़रूरी होता है? हाँ, मैं भाषण में बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ। भाषण देना बड़े नेताओं का काम है क्योंकि उनको लोग सुनना चाहते हैं। हमारे जैसे नेताओं को भाषण देने की क्या ज़रूरत है? अपना काम करिए, भाषणबाजी करके कर लीजिए और काम कुछ ना कीजिए तो क्या मतलब है इसका? आज के नेताओं के बारे में क्या कहना है? सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर रहे हैं।
मोदी जी को लेके क्या सोचते हैं आप? मोदी जी उनको लेके सोच पाना हमको लगता है हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी और उन्होंने तो जो कुछ कर दिया वो अगर अब मैं गिनाने बैठा जाए तो मुझे लगता है ऐसे 2-4 तो पॉडकास्ट और करने पड़ेंगे। क्या बात है सर, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और मैंने जो चीज़ नोटिस किया कि गाय एक बड़ा मुद्दा रहा यूपी में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। और आज कई ऐसे गौशाला हैं जहाँ पे गाय अस्त व्यस्त इधर से उधर पड़ी हैं, खाने के लिए उनके पास नहीं, लेकिन उनका फंड गवर्नमेंट समय से भेज रही है। क्या आज गौशालाएं सिर्फ पर्चे पे ही सीमित रह गई हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए बहुत सारी गौशालाएं ऐसे हैं जो पर्याप्त सिस्टम से चल रही हैं। बहुत जगह दिक्कत है भी, जो बात आपकी है तो सही है कहीं हद तक। तो उसमें अब जिनके पास वो दिया गया है इनको संभालने का कार्य, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ को सरकार के सामने या अपने संबंधित जिलाधिकारी के सामने, इन लोगों के सामने लानी चाहिए। बहुत बार हर कोई अपने अपने काम में इतना व्यस्त है कि नहीं जान पाया कि अगर गौशाला गलत चल रही है तो लोगों को भी बताना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। बिल्कुल। सर आज जिलाधिकारी को बताइए, अपने एसडीएम को बताइए, लेखपाल को बताइए, कहीं ना कहीं तो कोई सुनेगा ही ना। बिल्कुल। जब लेकिन अब पता ही नहीं है किसी को कि यहाँ दिक्कतें हैं, गौशाला में नहीं देखा जा रहा है, तो जब पता नहीं तो उसके बारे में आप कैसे कुछ भी कर पाएंगे। सर आप देखे होंगे आपके भी नॉर्मल फ़ोन में कभी कभी ऐसा मैसेज आते हैं कि घूसखोरी के लिए अगर कुछ भी हो तो इस नंबर पे शिकायत करें। क्या मैंने जो ऐसा नोटिस किया कि आज भी ये मैसेज सिर्फ मैसेज तक ही सीमित है? क्या गरीब आज भी जब जाता है सरकारी दफ्तर क्या सिर्फ चक्कर काटता है या उसके काम भी होते हैं? काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं होते हैं, लेकिन अब आप घर बैठे बैठे शिकायत करते रहो सरकार के लिए या सिस्टम के लिए कि नहीं, ये तो वो भी संभव नहीं है। सिस्टम का दोष देना गलत है, हर समय देना गलत है। कहीं कहीं सिस्टम गलत हो सकता है, हर समय थोड़ी ना गलत होता है। हम लोगों के भी तो काम होते हैं। राजनीति में आने से पहले क्या व्यापार नहीं कर रहे थे? 40 साल से मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं। क्या कभी बचपना मिस करते हैं आप? हम पुराना कुछ भी नहीं मिस करते हैं। Those were days and those were the golden days, और जो आएंगे वो भी गोल्डन ही आएंगे। हम इसमें क्या असर आते हैं। कोई ऐसा पल जो आज याद आता हो कि वो पल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल था? हाँ, जब मेरा बेटा पैदा हुआ। खुशियाँ थी, बहुत अपार खुशियाँ थीं और अपार चिंताएं थीं, क्योंकि बेटे को मैं देख चुका था, अपनी पत्नी को मैं देख नहीं पाया था क्योंकि बेटा पहले आया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर। तो मैं चिंतित था कि बस कोई आके ही बता दे कि पत्नी भी ठीक है तो मैं बिल्कुल खुश हो जाऊं। तो जब मैंने अपनी पत्नी को देख लिया, ठीक देख लिया, तो फिर हाँ जश्न ही चले 2-3 दिन। सभी दोस्त हित मित्र बाहर से आ गए थे, तो फिर 2-3 दिन तक तो वही चलता रहा। इस समय श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी के राम शिरोमणि वर्मा सांसद हैं। अगर आज आपके सामने वो बैठे होते तो आप उनसे कौन से 3 बड़े सवाल करते? मैं उनसे 3 बड़े सवाल ये करता कि श्रावस्ती की ग्रोथ कैसे होगी, कब होगी, और उसके लिए उन्होंने क्या सोच रखा है। क्योंकि पिछली बार भी वो सांसद थे और दोबारा पिछली बार बसपा से थे, इस बार सपा से हैं। 5 साल बीत गए, ये 5 साल चल रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या बड़ा कार्य योजना सोची है जिससे श्रावस्ती का एक मुश्त विकास हो सकता है। क्या बात। सर मैंने देखा आपका रियल एस्टेट, लीकर कारोबार और पेट्रोल पंप जैसे बड़े व्यवसाय हैं। मेडिकल कॉलेज भी हैं, 2 मेडिकल कॉलेज भी हैं आपके। बिल्कुल। तो सर कैसे बैलेंस करते हैं व्यापार और अपना पॉलिटिकल लाइफ? शुरुआती दौर में तो व्यापार मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। पिताजी और बाकी साथी सहयोगी सब देख रहे थे। फिर इधर बीच मैंने फिर से व्यापार देखता हूँ, व्यापार से जब फुर्सत मिलती है तो अपने क्षेत्र निकल जाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इसी में परिवार को भी थोड़ा समय दे दूँ। आज के टाइम मानवेंद्र जी की व्यापार में हेल्प कौन कर रहा है? मेरी व्यापार में हेल्प हमारे बड़े भाई हैं
वह हमारी बुआ लगती उनके बेटे हैं, वो हैं, पिताजी देखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो साथ में शुरुआत से पिताजी के जुड़े हुए हैं। बहुत पुराने लोग हैं हमारे वो, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई तो यहाँ पिताजी के पास आया नौकरी करके, यहीं से उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद वो गए। तो हमारे वहाँ स्टाफ जो है वो पूरी मदद करता है। सर, क्या आपका जो व्यापारिक अनुभव था, व्यवसाय का जो भी अनुभव आपका था, वो आपके पॉलिटिकल लाइफ में वर्क किया था, वहाँ कुछ उससे आप सीखे थे? हाँ, मेरा व्यापार से जो अनुभव है वही तो मुझे श्रावस्ती के लिए प्रेरणा देता है काम करने का, कि वहाँ कैसे क्या किया जा सकता है। व्यापारिक अनुभव से ही मैं श्रावस्ती को देखता हूँ कि जब श्रावस्ती ग्रो करेगा, वहाँ के लोग ग्रो करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, वो मेरे व्यापारिक अनुभव से ही मुझे आइडियाज़ आए हैं। देखिए, श्रावस्ती में ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं और ज़मीनें सस्ती हैं, तो मैं चाहता हूँ वहाँ एक इंडस्ट्रियल एरिया बने। इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी तो नौकरी बढ़ेगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि श्रावस्ती से एक नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत तरीके से जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा खोला जाए, जैसे रुपैडिया बॉर्डर खोला है, तो उससे श्रावस्ती ग्रो करेगा। और इसी तरीके से बलरामपुर भी हमारा नेपाल से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ज़िले ग्रो करेंगे, जिसमें श्रावस्ती थोड़ा ज़्यादा पिछड़ा है, बलरामपुर थोड़ा कम है। और उसके बाद रेल कनेक्टिविटी है, बसेस हैं श्रावस्ती में, क्योंकि राप्ती है, छिछली नदी है, तो मुझे लगता है कि उसमें बालू का खनन भी अगर कानूनी तौर से किया जाए तो उससे भी डेवलपमेंट होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जब पद पे आएंगे तब सरकार से मांग करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करके कोशिश करेंगे श्रावस्ती के लिए करवाने की। क्या ये सारी बातें जो कि अभी आपने बताया, क्या ये सिर्फ बातें ही रहेंगी, जीतने के बाद इस पे वर्क होगा? क्योंकि आज के नेता आपने देखा होगा जिनके सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं। भैया, मुझे जीतने के बाद फॉर्चूनर तो खरीदनी नहीं है, क्योंकि उसकी कमी नहीं है, और ना लखनऊ में घर बनाना है, वो भी 2-4 हैं मुझे लग रहा है। तो हम करेंगे क्या? यही तो करेंगे। अगर पटेल मानवेंद्र सिंह अपने आप को एक लाइन में परिभाषित करें तो वह परिभाषा क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड अ नर्चर्ड पर्सन, बीइंग हम्बल टू। अगर लाइफ में कभी मौका मिले कहीं घूमने जाने का, कहाँ जाएंगे पहला? जाते ही रहते हैं घूमने तो। कोई ऐसी डेस्टिनेशन जो फेवरेट? हाँ, शिव जी के पास। बिलीव है? बहुत। क्या मिलता है? शांति, ताकत, उम्मीद। शिव किसके प्रतीक है? शिव तो सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड है शिव। शिव तो हर चीज की अगर बात करें तो हर चीज में शिव ही है, शिव ही तत्व है। श्रावस्ती की जनता को कोई एक भरोसा जो आप दिलाना चाहें कि बस इसके लिए रुक जाऊं, इसके बाद सब कुछ मैं करके दूंगा तुम्हारे लिए? हाँ, मैं जिस दिन आऊँगा पद पे उस दिन काम करके दिखाऊंगा, और उस दिन राजनीति का स्तर श्रावस्ती का उठा के वहाँ पे लाके खड़ा कर दूंगा कि वहाँ आदमी अगर राजनीति करने के लिए सोचेगा तो सिर्फ उसको सेवा करनी होगी जनता की, और उतनी करनी होगी जितनी मैं करके दिखाऊंगा, और तब तो आदमी राजनीति में आए वरना ना आए। एक बार मौका मिलना चाहिए। अब ये तो पार्टी और प्रभु के ऊपर है। आपको पर्सनल क्या लगता है? मिलेगा। मन में भरोसा है बहुत, शिव पे? खुद से ज़्यादा। सर, जानना चाहेंगे अगर 27 का टिकट नहीं मिलता, मन में पार्टी के प्रति भरोसा टूट जाएगा? ना, फिर हम 29 मांगेंगे। हम तो लोकसभा ही लड़ना चाहते हैं। विधानसभा अगर पार्टी कहेगी तो हम पार्टी सबसे ऊपर है। पार्टी कहेगी, संगठन कहेगा तो हम विधानसभा लड़ लेंगे, वरना फिर 29। 29 आज के युवाओं को क्या संदेश? 29 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
दृढ़ निश्चय रखिए दिमाग में, उठिए, नौकरी मिल रही है तो नौकरी करिए, नहीं तो बिजनेस करिए, छोटा करिए, बड़ा करिए, सोच बड़ी करिए। कोई व्यापार छोटा बड़ा नहीं होता। बिल्कुल ट्रू। पहली पिक्चर ये है आपके लिए। जी। जानना चाहेंगे ये पिक्चर कब क्लिक कराई थी और इस पिक्चर के पीछे क्या कोई ऐसा खास? हाँ, हमारे एक मित्र की, हमारे पुराने मित्र हैं, उनकी शादी की पिक्चर है ये, और इसमें हमारे साथ हमारे बाकी 2 और मित्र हैं, तो उन्हीं की शादी के समय की ये पिक्चर है। मुझे लगता है 2015-16 की होगी। दोस्ती को कैसे डिफाइन करते हैं? दोस्ती सुकून भी है, और दोस्ती कैसे समझाएं, बहुत जब दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त हैं अगर आपके पास, तो आपके पास सब कुछ है, सारी ताकत है। और आपको जान के खुशी होगी कि शायद भारत का कोई ऐसा स्टेट होगा जहां मेरे दोस्त ना हो। क्या बात है, कनेक्टिविटी बना डाली आपने, कनेक्शन बहुत बनाया। कनेक्शन बहुत बनाए हैं पूरे भारत। सर मैंने देखा कि आप कंबल काफ़ी गरीबों में बांटे हैं, जिसकी एक पिक्चर हमारे पास आई है, कोई लड़की है जिसको आप कंबल दे रहे हैं। हाँ, मैं हर साल कंबल वितरण करता हूँ। अपने जन्मदिन पे कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा जन्मदिन ठंड में होता है, तो कोशिश करते हैं कि कंबल वितरण, साधु संतों का भोजन, वृद्धाश्रम में मदद, जो ये बच्चों के मानसिक विक्षित बच्चों के अस्पताल होते हैं वहाँ पे कुछ सेवा पानी, ऐसा कुछ करूँ, हर साल ही करता हूँ। जन्मदिन मनाने का सही तरीका क्या है? क्योंकि आज की जेनजेड जो है वो अपना जन्मदिन मनाने का तरीका कुछ डिफरेंट खोज रही है। जन्मदिन ऐसे मनाइए ना, सबसे डिफरेंट तो यही है, गरीबों के बीच रहकर, गरीबों की मदद करके कुछ तो अच्छा करेंगे आप, वरना पार्टी देके उतना पैसा वेस्ट कर देंगे। उतना पैसा लोगों को देके आशीर्वाद लीजिए ना। और कुछ लोग पाश्चात्य को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो उनको आज नहीं तो कल ही समझ में आ जाएगा कि वेस्टर्न कल्चर इज़ नॉट फॉर अस, वी आर इंडियंस। हम लोग भारतीय हैं और हमारे लिए सनातन ही सब कुछ है। सर एक पिक्चर हमारे पास है जिसमें पूरा गांव बैठा है, सिर्फ मानवेंद्र जी गले में एक वाइट अंगोछा डाल के, और शर्ट भी पहने हैं लेकिन इन नहीं, एकदम बाहर, और नॉर्मल मुझे लग रहा है ग्रे कलर की पैंट आपने पहनाया हुआ। इस पिक्चर को लेके क्या कहना है? ये बाढ़ के समय की पिक्चर है, तो होता क्या था कि सबके घरों में पानी भरा होता था। वहाँ के किसी एक प्रमुख आदमी को बोल देते थे कि भाई जिन लोगों को दिक्कत समस्या है उन सबको एक जगह एकत्रित करिए, ताकि हमको बांटने में भी जल्दी हो जाएगा जो भी बाढ़ सामग्री है, और लोग अपना लेके चले जाएंगे। सर ये क्या सामग्री है जो आप दे रहे हैं, जिसपे एक स्टिकर चिपका हुआ है और येलो कलर की पॉलीथीन? इसमें मुझे लगता है सूखा खाना था, और सूखा खाना जो कि डायरेक्ट बगैर पकाए खाया जा सके, और दवाएं थी, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल, और ज़ुकाम बुखार, इन सब की दवाएं थी। सर आप हमें एक चीज़ बता दीजिए, ये पर्सन कौन है? मैं ही हूँ। एक बार अपने कैमरा मैन से आएंगे इसको दिखाइएगा इनको, कि आप गेस कर पा रहे हैं ये वही पर्सन है जो हमारे साथ बैठा है। मैं तो इसको देख के समझ नहीं पा रहा हूँ। सर ये पिक्चर और आज ये लुक, मुझे कुछ बैलेंस नहीं लग रहा है। मैंने बताया ना आपको, जो बीत गया वो कल था, जो आएगा वो भी कल है। क्योंकि इसमें बाल वगैरह आपके एकदम स्टाइलिश। बस संजय दत्त के फैन है तो शुरुआत से उन्हीं की तरह रहने की कोशिश की है। सर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको डिफाइन करना है। सबसे पहला शब्द है श्रावस्ती। मेरी कर्मभूमि, मेरा राजनीतिक क्षेत्र और संभावनाओं का वो क्षेत्र है जिसका अभी वहाँ के लोगों को आकलन ही नहीं है। श्रावस्ती इतना ग्रो कर सकता है। योगी जी, विकास पुरुष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके आइडियल राहुल गांधी, उनके बारे में क्या ही बुलवाएं। मायावती जी, बहन जी जब थी तो उन्होंने काम किया, अब आज तो राजनीति में मुझे लगता नहीं कि बहुत एक्टिव हैं, और आगे रहेंगी कि नहीं रहेंगी कुछ पता नहीं। मोदी जी, मोदी जी को तो पूरा देश
विदेश, पूरी दुनिया आज नंबर 1 कह रही है। अब विपक्ष नहीं कहता है तो उनको जलन होती है। पाकिस्तान, बेवकूफ़। संघर्ष, करना पड़ेगा हमेशा। अमेरिका, अमेरिका पावरफुल कंट्री है, पर वहाँ के राष्ट्रपति जी थोड़ा ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं। सेवा, भाव, राजनीति, सेवा करने का, जनता के बीच रहने का एक अच्छा अवसर। भारतीय जनता पार्टी, संगठन, फ्यूचर, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। कुछ उम्मीदें होती हैं फ्यूचर को लेकर। अब हर किसी को होती है। मैंने एक पिक्चर देखा कहीं, मैंने लिखा हुआ एक बुक में पाया कि एक सड़क मार्ग पे एक किसान जा रहा होता है और उसकी एक बोरी गिर जाती है, चावल की भरी बोरी। पक्षी आते हैं, उनके मुंह में जितना भी दाना आता है वो लेके उड़ जाते हैं। जानवर आते हैं, जितना भी खा पाते हैं खा के चले जाते हैं। वहीं से गुजरता हुआ एक इंसान आता है जो कि इस पूरा समेट के बोरी में भर के चला जाता है। क्या ऐसा लगता है कि पक्षी, जानवर, उन सभी ने उतना ही उठाया जितना उनकी ज़रूरत थी, लेकिन इंसान अपने फ्यूचर को सोच के सब लेके चला गया। है लोगों को फ्यूचर को लेके बहुत डर रहता है, तो जनरली इंसान, मनुष्य ये करता है कि हम आज सब कुछ कर लें, कल पता नहीं क्या होगा। तो ये हर किसी के अंदर ऐसा नहीं होता। मेरे पिताजी के अंदर कभी ऐसा भाव नहीं रहा कि मैं आज ही सब कुछ कर लूँ। उन्होंने अपने 40 साल 45 साल के व्यापारिक करियर में आज इतना बड़ा साम्राज्य हम लोग को बना के दिया है। वो भी एक दिन में करने की सोचते तो नहीं होता, लेकिन हाँ, हमको भविष्य की चिंता बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आज जो हो रहा है पहले उसको ठीक करिए। भविष्य जब आज ठीक होगा तो भविष्य ठीक हो ही जाएगा। एक शब्द में बेटा क्या होता है? बेटा परिवार की ताकत, परिवार की जिम्मेदारी और परिवार को सही रास्ते पे लेके चलने का एक जरिया होता है। टिकट ना मिलने के बाद भी तैयारी का एक हिस्सा बने रहेंगे आप हमेशा? हाँ, तैयारी मेरी हम हर समय चलती रहती है। सर, एक सवाल है कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक बड़ा नाम है। जी, क्या कहना है उनको लेके आपका? ब्रजभूषण जी हमारे पिताजी के तो शुरुआत से बहुत करीबी थे और मेरे राजनीतिक एक तरीके से गुरु ही हैं। ओके। बीजेपी में मेरी ऑफिशियल ज्वाइनिंग उनके ही कहने पे हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सभा में श्रावस्ती आए हुए थे महाराज जी, तो उसी समय मेरी ज्वाइनिंग ऑफिशियली भाजपा में हुई थी। अभी ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कल एक उनकी वीडियो आती है उनके ऑफिशियल चैनल पे, जिसमें किसी ने, मीडिया ने या किसी ने भी उनसे एक सवाल पूछा, आप बड़े या राजा भैया? देखिए, राजा भैया अपनी जगह हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जी अपनी जगह हैं। मुझे लग रहा है उनका आंसर आपने भी देख लिया है। नहीं देख, उन्होंने भी सेम ही बोला है। अच्छा, मैंने नहीं वीडियो नहीं देखी अभी। कल मैं अपने ही कुछ काम में व्यस्त था पूरे दिन, तो कल तो मैं बिल्कुल ही फ़ोन फेसबुक वगैरह चला ही नहीं पाया हूँ, तो मैंने अभी ये वीडियो नहीं देखी। लेकिन राजा भैया की अपनी जगह अलग है, ब्रजभूषण जी की अपनी जगह अलग है। छोटे बड़े होने का क्या मतलब है इसमें? ऐसे सवालों से बचना चाहिए, ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। पूछेंगे भी तो जवाब ऐसे ही मिलेंगे ना कि उनकी अपनी अपनी अलग जगह है और दोनों अपनी अपनी जगह अलग हैं। सवाल अब कोई कहे कि राजा भैया बड़े हैं, कोई कहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी बड़े हैं, ये कोई मतलब थोड़ी ना है, लड़ाई थोड़ी ना है आपस में। बिल्कुल। आपने एक सवाल और देखा होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान दिया, उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट से हमें चुनाव लड़ा दीजिए और उसी सीट से प्रियंका गांधी को लड़ा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं जीत के आऊँगा। हाँ, नेताजी
कहते हैं वो कर लेते हैं, उनकी ये खासियत है। बहुत बोल्ड हैं और जितना साफ साफ वो बोल देते हैं शायद कोई नेता इतना बोल पाएगा, और ये सच्चाई है कि अब उनको लड़ा दीजिए कहीं से भी तो उन्होंने कहा है तो वो जीत ही जाएंगे। इस पॉडकास्ट के माध्यम से श्रावस्ती को क्या संदेश? श्रावस्ती को मेरा यही संदेश है कि जैसे आप सबका भाई बेटा बंधु बन के मैं आज तक काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से करता रहूँगा, कल भी परसों भी, और जब तक हूँ तब तक। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवा इस देश की ताकत है और युवा चाह ले तो कुछ भी कर सकता है। तो मेरा अपने युवा साथियों को यही संदेश है कि अपना फालतू की चीज़ों में समय व्यर्थ न करें, उठें, खड़े हों, कुछ करें, कुछ बनाएं। छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, नौकरी, छोटी बड़ी, कुछ ना कुछ जरूर करें, खाली मत बैठें घर पे। सर आपने इतना खास समय हमें दिया, इतना कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला। इस पॉडकास्ट में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ashutosh is a very charming person. It was my pleasure to meet you and hope we'll keep on meeting from now on. बहुत बहुत Keep in धन्यवाद। touch. Thank you. थैंक यू।